गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th वाला जो क्लास 10th का बच्चा है जो तैयारी कर रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, उसके लिए आज हम राजनीतिक शास्त्र का यानी पॉलिटी का राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी का वीवीआई क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया है आज आप लोग के लिए। आप सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और वीडियो को सबसे पहले पूरी तरह से सारे वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम लिखे हैं पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप इसको नोट कीजिएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगा इसको रिवीजन करने में। इसको बार बार रिवाइज करना है और एग्जाम के लिए तैयारी करना है। तो ये जो पॉलिटी में जो आपको जो राजनीतिक शास्त्र में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक में, उसके बारे में थोड़ा बता दें कि यह कुल आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पूछा जाएगा। एसएसटी के जो भी सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट है उसमें राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी से दीर्घ उत्तरीय का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको उत्तर देना है एकमात्र एक प्रश्न का। 2 पूछा जाएगा, 1 प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 मार्क्स का होगा, यानी ये हम 5 मार्क्स के लिए तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लघु उत्तरीय का भी तैयारी करा रहे हैं, वो भी कराएंगे आप लोग को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है जो हमारा जो वीवीआई क्वेश्चन में है दीर्घ उत्तरीय में कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया से आप लोग इसको पढ़िएगा, सुनिएगा और लिख करके इसको क्या करना है, याद करना है। वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि हमारा चैनल एकमात्र बिहार का एकमात्र चैनल है जो सभी इंटर और मैट्रिक के बच्चों को फ्री में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं और आगे भी हम लोग फ्री में देते रहेंगे। तो जो भी बच्चे हैं हमसे जुड़े हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना तैयारी को अच्छा कीजिए। तो भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन पूछ रहा है। तो देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का है कि भारत में शासन प्रणाली संघीय व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के में जो शक्ति का बंटवारा होता है, कार्य क्षेत्र का बंटवारा होता है, वह संघीय व्यवस्था है, जिसमें पावर जो है सेंट्रलाइज यानी एक बिंदु पर न होकर के वह विकेंद्रित है, यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों यहाँ पे उस शासन व्यवस्था में होती है, संघीय शासन व्यवस्था में, जैसे कि भारत है। उसका सत्ता के ऐसे विभाजन को संघवाद भी कहा जाता है, यानी संघवाद भी अगर पूछेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगी, संघवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। यानी आपको ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों के लिए आपको काम आ जाएगा। संघीय व्यवस्था में 2 स्तरों की सरकार होती है, 2 स्तरों की सरकार, यानी एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। एक तीसरा सरकार भी होती है जो बाद में लाया गया है, और पंचायती राज संस्था व्यवस्था है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज में होती है। तो व्यवस्था में 2 स्तरों की सरकारें होती है, केंद्रीय सरकार जो राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषय देखती है, तथा दूसरा राज्य सरकार जो राज्य हितों से संबंधित विषयों को देखती है। यानी 2 प्रकार के सरकार है, एक सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार में केंद्र स्तर पर जो पूरे देश के लिए के विषयों हित के विषयों को देखती है, और राज्य सरकार जो विभिन्न राज्यों के हित के विषयों को देखती है। जैसे प्रधानमंत्री हो गए केंद्र सरकार में और मुख्यमंत्री हो गए राज्य सरकार में। चलिए आगे है, तथा दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने हितों के लिए काम करती है तथा एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी सामान्यतः एक दूसरे को क्या हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है संवैधानिक प्रावधान
के अनुसार, नियम के अनुसार केंद्र जो है कभी कभी राज्य में हस्तक्षेप करती है और वो भी नियमानुकूल करती है, यानी उसका प्रावधान है संविधान में, तब जाकर के क्या करती है केंद्र सरकार राज्य के मामले में भी कभी कभी दखल अंदाजी या हस्तक्षेप करती है। लेकिन समान मामलों में, समान परिस्थिति में ना तो केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करती है, ना ही राज्य केंद्र में हस्तक्षेप करती है। उसका देखते हैं, संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 भागों में बांटा है। ये कौन कौन है, कौन कौन सा सूची है? इसमें 3 सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है संघ सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। संघ सूची के जिसमें 97 विषय शामिल है। संघ सूची में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है। तो संघ सूची जिसमें 97 विषय है के अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, युद्ध एवं शांति, अणुशक्ति जिसे परमाणु ऊर्जा हो गया, संचार इत्यादि आते हैं। ये प्रमुख है। टोटल विषय 97 है, यहाँ 2, 4, 10 ही हम लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण को हम जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं, लेकिन टोटल विषय है कितना? 97 है। तो इन सभी मामलों में जो कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, वो कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। दूसरा है राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है। यह भी पॉइंट करना है, ध्यान देना है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 66 है, 66 है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, जेल, सड़क इत्यादि विषय आते हैं। तो ये भी मुख्य विषय को लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन कुल कितना विषय है? 66 विषय है राज्य सूची में और 97 विषय है संघ सूची में। तो ये आप लोग को बढ़िया से वीडियो देखना है, पोज नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। अच्छा सभी वीडियो को पहले देखना है, उसके बाद लास्ट में आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, और ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, आंसर लिखा हुआ है जो हूबहू सटीक और बहुत ही परफेक्ट है। ये अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स की पूरी गारंटी होती है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यानी इस विषय पर जो समवर्ती सूची है, इस सूची में जो भी विषय है उस विषय पर दोनों सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय है, इसको भी एकदम ध्यान रखना है। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल है। इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, बीमा, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार नियोजन शामिल है। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, लेकिन कुल कितना है? 47 विषय है। तो ये जो भी 47 विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार समान रूप से केंद्र को भी है और राज्य को भी है। अगर दोनों में मतभेद होती है कानून बनाने में, तो उस परिस्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा, यानी केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला है, आगे देखते हैं अगला क्या है टॉपिक कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। अब आते हैं विशेषता पर, कौन क्या क्या विशेषता होती है संघीय शासन व्यवस्था की। तो पहला है, संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना अनिवार्य है। यानी संघीय व्यवस्था में लिखित नियमों का जो संविधान है, नियम कानून लिखित अवस्था में होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा इसका क्या है? विशेषता है। दूसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए।
यानी संविधान में संशोधन या बदलाव की जो प्रक्रिया कठोर होना चाहिए, ताकि कोई भी दल या सत्ता या सरकार आसानी से किसी कानून को बिना विपक्ष या तर्क वितर्क किए हुए न बदल सके या नया कानून न बना सके। अगला है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है। यह भी इसका बहुत बड़ा गुण है। अगला है चौथा, 4 नंबर है कि संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विवाद को संविधान के अनुसार समाधान करती है। अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होती है तो इस व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो निष्पक्ष होकर के दोनों सरकारों को सुनती है समस्या को और निष्पक्ष होकर के समाधान देती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगला है, संघीय शासन व्यवस्था में देश की एकता और अखंडता बनाए रखना तथा क्षेत्रीय विविधता को भी बनाए रखना जाना चाहिए, यानी ये भी संघीय व्यवस्था का क्या है, विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। सारे VVI क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन VVI है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है, या लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। यानी दोनों क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आंसर यही होगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो देखते हैं लोकतंत्र में यानी जो सफलता का जो किस किस बातों पर निर्भर करती है सफलता, लोकतंत्र की सफलता, और लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है। दोनों एक ही बात है, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र का अर्थ है कि जनता द्वारा चुने गए सरकार द्वारा शासन किया जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार द्वारा सरकार चुना जाता है, अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करती है। यह है लोकतंत्र का एक परिचय है। अब आगे देखते हैं लोकतंत्र के लिए। तो लोकतंत्र का एक परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जो लोकतंत्र के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत लोकतंत्र में उनका आस्था था। तो उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन के रूप में इसे परिभाषित किए हैं। कौन किए हैं? तो अब्राहम लिंकन ने। अर्थात लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए लोकतंत्र की सफलता जनता पर ही निर्भर करती है। तो ये सफलता में देखते हैं कि क्या क्या है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। तो पहला देखते हैं लोकतंत्र की सफलता का जो आवश्यक शर्त है, पहला कि शिक्षित, यानी जनता को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित जनता होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। यानी जनता पढ़ा लिखा होगा तो उसमें बुद्धि, विवेक, तर्क करने की क्षमता होगा, अच्छा बुरा का पहचान होगा। शिक्षा लोगों में चेतना पैदा करती है, जिससे लोग सही नेता का चुनाव कर पाते हैं। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा क्या है, आवश्यक शर्त है लोकतंत्र की सफलता के लिए। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था जो है स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में न्याय प्रक्रिया नहीं करे, यानी किसी के पक्ष विपक्ष में न रहे। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है न्याय प्रक्रिया सभी नागरिकों के लिए समान एवं भेदभाव रहित हो, कानून के समक्ष सभी एक समान हो। यह भी बहुत बड़ा क्या है, शर्त है लोकतंत्र की सफलता के लिए। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी चुनाव जो होंगे वह स्वतंत्र यानी किसी फ्री यानी स्वतंत्र रूप से हो और निष्पक्ष हो। निष्पक्ष मतलब किसी के साथ भेदभाव न हो, यानी यहाँ पे चुनाव आयोग की बात है कि यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, चुनाव प्रक्रिया कराए और निष्पक्ष चुनाव हो, यह किसी का पक्ष विपक्ष में न रहे, स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया कराए। तो चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, बिना किसी के दबाव में
सभी को समान रूप से वोट यानी मत देने का अधिकार मिले और चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष हो। यानी चुनाव आयोग जो है भारत का, उसे किसी भी दल या पार्टी के पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए। वह निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर चुनाव के कार्य को पूरा करना चाहिए और लोकतंत्र में आस्था को बनाए रखने के लिए लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे हम मीडिया बोलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को भी क्या होना चाहिए, मीडिया को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तो प्रेस यानी मीडिया को लोकतंत्र की चौथा खंभा माना गया है। लोकतंत्र में प्रेस की अहम भूमिका होती है, आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। इसलिए लोकतंत्र में प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा प्रेस को भी निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए ताकि सरकार पर निगरानी रखा जाए। अगर सरकार कोई गलत कार्य करे, राज्य हित में नहीं हो, राष्ट्र हित में नहीं हो, तो वह मैसेज यानी वह जो है जनता तक प्रेस ही पहुंचाती है कि हाँ सरकार ये गलत कर रही है या सही कर रही है। तो इस तरह से प्रेस को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र में नागरिकों को विश्वास होगा और लोकतंत्र क्या होगा, अच्छा से सफल हो पाएगा। चलिए अगला है अल्पमत को अवसर। अल्पमत का मतलब है कि सरकार जब भी बनती है तो बहुमत की बनती है, तो जो अल्पमत में है उनको क्या बोलते हैं उनके भी हितों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, इसलिए सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अल्पमत के हितों का भी ख्याल रखे, प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी लोकतंत्र के सफलता के लिए ये बहुत बड़ा ये भी शर्त है कि लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की, सभा इत्यादि करने एवं अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा चाहिए। अगला है सामाजिक और आर्थिक समानता। लोकतंत्र के सफलता के लिए नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता का अधिकार हो। नागरिकों को सामाजिक भेदभाव एवं रोजगार के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी नागरिक सामाजिक भेदभाव समाप्त करना चाहिए एवं रोजगार के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर के हमारा लोकतंत्र क्या होगा, सफल होगा, सफलता पाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा क्वेश्चन दूसरा खत्म हो गया है। आप सभी जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, वह बढ़िया से इसको बिना स्किप किए हुए इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप बार बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा से आपको तैयारी हो जाए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे इसका, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।